अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब। आज इस लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने ओवरव्यू ले लिया था चैप्टर का कि चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो आज उसी चेन को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि चैप्टर 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चैप्टर का नाम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैप्टर 1 है। प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है? रुकावट, मुश्किल, डिफ़िकल्टी, हर्डल। मतलब हर ऐसी चीज़ जो आपके लिए मुश्किल पैदा करे, कोई रुकावट पैदा करे, कोई डिफ़िकल्टी पैदा करे, उसको हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है। आप चल रहे हैं, इवन कोई रुकावट आ गई जिसकी वजह से आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो डेट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर हम अपने मसाइल को, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम का मतलब है कि आपने सबसे पहले अपने मसले को डिफाइन करना है। आपने अपने मसले को पॉइंट आउट करना है कि आपका मसला है क्या। ठीक है। A well-defined problem is the one that does not contain ambiguities. मतलब वेल डिफाइंड का मतलब है कि आपने अपने मसले को ना खाली माइंड के अंदर नहीं रखना होता, उसको आपने किसी पेज के ऊपर या किसी जगह के ऊपर ना डिफाइन करना होता है कि हाँ जी, मुझे ये मसला दरपेश है। ठीक है। और वो जो स्टेटमेंट होती है, जो जो मसला आप लिखते हैं ना, वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्लियर होना चाहिए कि उसके अंदर कोई शकूक, कोई शुबहात ना हो। एम्बिग्विटी का मतलब होता है शकूक या शुबहात होना, जो चीज़ क्लियर नहीं होती ना। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? एम्बिग्विटी। उसके बाद देखें, ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल। मतलब जितनी भी आपने स्टेप्स बताने हैं कि हाँ जी, ये मसला मुझे आ रहा है, ये मसला है, वो तमाम के तमाम क्लियर होने चाहिए। आपके अलावा अगर कोई वो और बंदा पढ़े ना, तो उसको समझ आ जाए। ये ना हो कि वो सोचने बैठ जाए कि हाँ जी, ये इसने किन किन चीज़ों के नाम लिख दिए हैं। ठीक है। उसके बाद देखें प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने क्लास 8 के अंदर भी पढ़ा था, दोबारा मैं बताऊंगा अभी आपको। जब आप एक स्टेटमेंट को रिटन फॉर्म के अंदर या वैसे किसी फॉर्म के अंदर आप डिफाइन करते हैं कि हाँ जी, मुझे ये मसला दरपेश है, ये इसके अंदर ये चीज़ें हैं। ठीक है। तो वो जो एक स्टेटमेंट आप लिखते हैं ना अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए, उसको हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती कि बंदा सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने ही बैठा रहे, वो ख़त्म ही ना हो। ठीक है। कंसाइज होती है। कंसाइज का मतलब है कि छोटी और कंप्लीट। छोटी का मतलब है कि ये ना हो कि शुरू स्टार्ट किया और साथ ही ख़त्म हो गई है, कोई चीज़ उसके अंदर उसने बयान ही नहीं की। ठीक है। कंसाइज रखें, छोटी रखें, और उसके साथ तमाम की तमाम चीज़ को डिफाइन करें, बयान करें, जो मसला आपको दरपेश हो। A problem statement is a concise description of an issue to be addressed or a condition or problem to be improved upon. मतलब पहली चीज़ क्या कह रहा है कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, और दूसरा, कुछ कभी कभार होता है ना कि कुछ चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है, रेनोवेशन घर की करवाई जाती है, इम्प्रूवमेंट्स होती हैं बेसिकली वो। ठीक है। तो अब इसके अंदर आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप अपने मसले को सॉल्व करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं, या आप किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट्स जो लिखते हैं, एक डिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसके बाद देखें, व्हाट इफ़ अ गिवन प्रॉब्लम इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड। अगर प्रॉब्लम या मसला सही तरह से बयान नहीं किया गया, तो फिर क्या होगा? उसकी एक चीज़ तो ये है ना कि आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, मसला है क्या, तो उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी हम देखते हैं। इफ़ अ प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल, देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। अब कह क्या रहा है कि अगर तो आप अपनी प्रॉब्लम को सही तरह से डिफाइन नहीं कर पा रहे, ये आपका जो सर्किट बोर्ड होता है जहाँ पे आप के बटन्स लगे होते हैं लाइट या फैंस को ऑन ऑफ करने के लिए, उसके अंदर कोई इश्यू आ गया है। ठीक है। तो अब आपको नहीं समझ आ रहा, आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे कि हाँ जी, इस सर्किट बोर्ड के अंदर इश्यू है क्या। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? गेन बैकग्राउंड नॉलेज।
ایک ٹیکنیک آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ نالج کا کیا مطلب ہے کہ اس کا میپ جب گھر کا بنا تھا تو آپ وہاں سے اس کا آئیڈیا لیں گے کہ ہاں جی اس کی وائرنگ کس کس طرح کی ہوئی ہے۔ اس گھر کا جو میپ ہوگا یا جب اس کو کنسٹرکشن کے لیے جو میپ اپروو کیا جاتا ہے آپ اس میں دیکھیں گے اس کی وائرنگ کس کس طرح ہوئی ہے، تو اس سے شاید آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہاں جی اس سرکٹ بورڈ کے اندر کس جگہ پہ مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ کی لائٹ آن نہیں ہو رہی یا فین آن نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ یوز گیسز، اگر بیک گراؤنڈ نالج آپ کو اویلیبل نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے، اپنے اندازے لگائیں گے، اور یہ اندازے اپنے ایکسپیرینس بیس پہ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اناڑی یا کوئی ان ایکسپیرینس بندہ آ کے کہے کہ ہاں جی اس کا یہ ہو سکتا ہے اور آپ اس پہ عمل کریں اور آپ اپنی جان ہی گنوا بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اگر گیسز سے بھی کام نہیں بن رہا تو آپ ڈرائنگ بنا کے کہیں گے کہ ہاں جی اس کا کیبلز یا وائرس ادھر سے ادھر ایسے آ رہی ہیں، مین سوئچ اس کا یہاں پہ ہے تو اس کا اس جگہ پہ ایشو ہو سکتا ہے۔ ڈائیگرامس کی مدد سے بھی مسئلوں کو یا پرابلمس کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈیفائن یا ایکسپلین کیا جا سکتا ہے۔ اب ان کو ڈیٹیل کے اندر تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ گین بیک گراؤنڈ نالج، we try to know the situation and circumstances in which the problem is happening۔ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہم ایسا ماحول، ایسا انوائرمنٹ دیکھتے ہیں، ایسی سچویشن دیکھتے ہیں، ایسے حالات دیکھتے ہیں کہ کس حالات میں، کس سچویشن میں، کس ماحول میں مسئلہ آ رہا ہے، کس حالات میں پرابلمس ارائیو ہو رہی ہیں۔ ان دس وے وی کین آئیڈینٹیفائی دا گیون اسٹیٹ۔ جب ہم سرکمسٹانسز اور سچویشن کے مطابق پرابلم کو اسٹڈی کرتے ہیں نا تو اس کی مدد سے ہم اپنے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، شناخت کر سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ آلسو ہیلپس ٹو نو واٹ اے گڈ سولوشن ول لک لائک۔ اور اس میں ایون ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو یہ ہیلپ ہو جاتی ہے کہ آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اگر 10 سولوشنز ہیں تو ان میں سے سب سے بیسٹ ون کون سی ہے۔ وی کین ایزیلی اچیو اور گیٹ دا بیسٹ سولوشن امنگ دیز 10۔ اس کے بعد اگلے دیکھتے ہیں یوز گیسز۔ پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گیسز جو ہوتے ہیں نا عام طور پہ وہ ایکسپیرینس بیسڈ ہوتے ہیں۔ کوئی ان ایکسپیرینس بندہ آ کے گیس لگائے بھی تو اس کے اوپر آپ عمل نہیں کریں گے، اس کو آپ فالو اپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ وی ٹرائی ٹو گیس دا ان نون انفارمیشن تھرو دا اپروپریٹ۔ اپروپریٹ کا مطلب ہوتا ہے مناسب، ٹھیک ہے۔ مناسب کا مطلب ہے جو قریب قریب ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے مسئلے کو سولو کرنے کے لیے کچھ گیسز یا کچھ اندازے، گیس کا مطلب کیا ہوتا ہے اندازہ لگانا، تو ہم کیا کرتے ہیں اندازے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دیز گیسز یا یہ اندازے میں بی بیسڈ اپون پاسٹ ایکسپیرینس اینڈ نالج۔ جو انسان کی فیلڈ ہوتی ہے یا جو نالج علم ہوتا ہے یا اس کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اندازے لگاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ تھا ڈرا اے پکچر۔ ڈرا اے پکچر میں دیکھ لیں if the problem is not well defined by the background knowledge or guesses we can draw a picture and fill the undefined information۔ اب اگر آپ کو بیک گراؤنڈ نالج سے بھی کوئی خاص رزلٹس نہیں مل رہے، کوئی خاص پوائنٹس آپ کو نہیں مل رہے، گیسز کی مدد سے بھی آپ کا اتنا ایکسپیرینس یا اتنا نالج نہیں ہے کہ آپ صحیح طرح سے گیس لگا سکیں، تو آپ اس کے بعد کیا کریں گے پکچر بنائیں گے۔ پکچر کی مدد سے، پکچر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی سلوشن یا آپ کا پرابلم کس طرح کا ہوگا، اس کے مطابق آپ اس حساب سے آپ اپنی پکچر بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ایک کوشچن دیکھ لیں why it is important to focus on the problem statement before starting work on it۔ اب اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس مسئلے کو آپ نے پراپرلی ڈیفائن ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا اور آپ اس کو ڈیفائن کیے بغیر اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ ہو گئے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہوگا، وہ کویشچن کے اندر بیسیکلی وہ چیز پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ نقصان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ کوئی اور ہو اور آپ کسی اور لائن کے اوپر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا مسئلہ کوئی اور ہے، آپ کسی اور پرابلم کو سولو کرنے لگ پڑیں جو آپ سے ارریلیونٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں، وہ
we have to find all the possible solutions before solving the problem practically. मतलब फॉलो करने से पहले, प्रैक्टिकली काम करने से पहले जितनी भी सॉल्यूशंस होती हैं ना, उनको हमने पहले स्टडी करना होता है, ठीक है। तो उनमें से जो बेस्ट वन होगी उसको हम फॉलो करेंगे, बाकियों को स्किप कर देंगे। if we do not do this we may lead to a wrong solution. अगर तो हम ये बाकी solutions नहीं निकालते, एक दो तुक्के लगा के हम कहते हैं कि ये solutions हैं, उनके ऊपर अमल करने लग पड़ते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो सकता है। अगर फाइनेंशियल आपने उसके ऊपर कुछ इन्वेस्ट किया तो वो भी आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये साइड पे बॉक्स के अंदर एक चीज़ है, अल्बर्ट आइंस्टाइन से एक बार पूछा गया कि अगर आपको कायनात बचाने के लिए 1 घंटा दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो वो कहता है कि मैं 59 मिनट्स में सोचूंगा कि किस तरह मैं इस दुनिया को या इस कायनात को बचा सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद 1 मिनट मैं उसके ऊपर अमल करूँगा, ठीक है। अब वो 59 मिनट्स में उसके ऊपर बाकायदा स्टडी करेगा, बाकायदा रिसर्च करेगा, बाकायदा देखेगा सोल्यूशंस कौन कौन सी हैं, उसमें एफिशिएंट या उसमें बेहतरीन सोल्यूशन कौन सी बन रही होगी वो निकालेगा, और जो उसके बाद में टाइम बचेगा तो उस टाइम के अंदर उसके ऊपर अमल करके कायनात को बचा लेगा, या जो भी टास्क होगा वो परफॉर्म कर लेगा। अब ये पिक्चर में उसने एक प्रॉब्लम आपको दी है, ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर से ही मैंने ली है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसको स्टडी करें कि कहना वो क्या चाह रहा है, वो आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। इसने इधर ना कुछ चीज़ें सॉल्व की हैं। अब पहली इक्वेशन उसने क्या बताई है, 3 हॉर्सेस 3 घोड़े हैं, ठीक है, उसको किसकी इक्वलेंट कर दिए 30, ठीक है। अब ये कितनी चीज़ों को प्लस किया है तो 30 बने, 3 चीज़ों को प्लस किया है ना, तो जब आप 30 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10, या सिंपली आप क्या कह सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, अगली इक्वेशन क्या कह रहा है, ये चीज़ आ गई है, इधर क्या आ जाएगा 10, ये हमारे लिए ना फिलहाल अननोन है कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। और इधर क्या कह रहे हैं 18, आप सिंपली क्या करें 10 को उठा के साइड पे लें, ठीक है, 18 माइनस 10 जब आप करेंगे, ये आपकी बेसिकली ना इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करती है। अगर आप ज़हीन होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, तो आप फ़ौरन पिक कर लेंगे कि अच्छा इनकी 4 वैल्यू बन रही है या इनकी 10 वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो जितने आप शार्प माइंडेड होंगे, या इवन आप शार्प माइंडेड की बात नहीं है, आप फोकस कितना करेंगे वो चीज़ डिपेंड करती है। फोकस करेंगे आपको फ़ौरन चीज़ आप उसको पिक कर लेंगे। अब जब मैंने 18 था, 10 को इस साइड पे ले आया, तो जब इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आंसर आएगा 8। इसका क्या मतलब है 8 का, कि इन दोनों को कंबाइन करने पे हमारी क्या वैल्यू बन रही है 8। तो अब इस 8 को 2 में डिवाइड करना है ना, 4 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 2 में डिवाइड कैसे किया 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये 2, तो वो क्या बन गया 4। इसका क्या मतलब है कि ये 4 है और ये 4 है। अब इसको सॉल्व करें, ये क्या बन रहा है 10 प्लस इसकी वैल्यू क्या निकाली है 4, इसकी वैल्यू क्या निकाली है 4, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 18, ठीक है। अब आगे देखिए, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी 4, ठीक है, और ये साइड पे क्या है 2। इसका कहने का मतलब क्या है कि 4 में से आप क्या निकालेंगे, कितना निकालेंगे, तो वो 2 आ जाता है, ठीक है। 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आता है ना, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इधर आप सिंपली 4 माइनस 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2, ठीक है। अब ये सॉक्स का ना उसने पेयर रखा हुआ है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। पेयर का क्या मतलब है कि इसमें एक नंबर इसका बन रहा है, एक नंबर इसका बन रहा है, ठीक है। तो अब इधर क्या था 4 माइनस 2 किसके बराबर आ गया 2, ये इक्वेशन भी हमारी सॉल्व होगी। अब ये जो हमारी आखिरी इक्वेशन है ना, हमने इसको सॉल्व आउट करना है कैसे। अब हॉर्स का हमने क्या निकाला था 10, सॉक्स के पेड़ का क्या था 2, तो एक का कितना बनेगा 1, ठीक है, 1 प्लस 10 और मल्टीप्लाई क्या कह रहा है। अब ये देखिए n है, एक n है, ये m नहीं है, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी 4। जब ये आधा हो गया, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई, तो इसका क्या बनेगा हाफ है ना, 4 का हाफ 2 हो गया, ठीक है। तो इधर क्या चीज़ आएगी 2, ठीक है।
اب اس کو ہم فردر کیسے سولو آؤٹ کریں گے؟ اس کو میں ادھر دوبارہ کلیئر کر کے لکھ دیتا ہوں 1 پلس یہ 1 ہے 1 پلس 10 ملٹیپلائی 2. اب 10 ملٹیپلائی 2 کیا ہوتا ہے 20. ٹھیک ہے پلس 1. اب اس کو میں نے کیوں پہلے سولو کیا ہے؟ ڈی میتھس رول آپ پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں. ڈی میتھس کے مطابق ہم ہمیشہ ملٹیپلیکیشن کو پہلے پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو 10 ملٹیپلائی 2 20 اینڈ دین وی ول ایڈ 1 ان دیٹ. تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا جب ہم 1 پلس کریں گے تو دیٹ ول بی 21. اوکے امید ہے کہ اس کا آنسر آپ کو کس طرح سولو کیا ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. دوبارہ کوشش کیجیے گا خود سے سولو کرنے کی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی. اس کے بعد ڈسکرپشن میں یہ والا لنک میں نے ویسے ادھر بھی لکھ دیا اور نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ ٹیکسٹ بک کا آپ کو نا ایک لنک ہوگا. آپ نے اس لنک ڈسکرپشن میں جو لنک ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو ویب براؤزر کے اندر ایک بک شو کرنے لگ پڑے گا. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی کے پاس بک ہوگی کیونکہ سلیبس چینج ہوا ہے ابھی شاپس بھی بند ہیں تو آپ شاپس کے اوپر ویسے تھی بھی نہیں تو آپ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور جو ساتھ ساتھ پڑھاتا جاؤں گا وہ بک کے ساتھ میچ کر کے دیکھتے جائیے گا. کوئی جو بھی کویشچن ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.